ईएस की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट का पेपर। देखिए वैसे क्लास 10th के स्टूडेंटों का जो एमपी बोर्ड से हैं उनका प्री बोर्ड और एनुअल एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। 12 को प्री बोर्ड का पहला पेपर है, वो भी हिंदी का है। तो 12 अप्रैल के पहले मैं सारे हिंदी के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर सीधे तौर पर पूछ जाएंगे, उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यहाँ से पढ़ करके जाइएगा और अच्छे नंबर लेकर के आइएगा। फिर वार्षिक एग्जाम जब भी आएगा तो हम उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस सीरीज में हम देख रहे हैं 1 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसमें सही विकल्प के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस किया हूँ। इस वीडियो में केवल जो खाली स्थान के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कठिन सरल सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अभी 1 नंबर का सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर आएंगे 2, 3 और 4 दिन और आगे, ठीक है, और बहुत अच्छे समझाएंगे। अच्छे जब हम 4 और 5 नंबर का बताएंगे तो जैसे ऐसे कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, मैं उनको तरीका आपको बताऊंगा कि उसे कैसे लिख करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ के गया, वो आपके एग्जाम पर नहीं है, कुछ अलग आ गया, तो आप उसे कैसे लिखें ये सब मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए फटाफट बिना समय देरी किए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न उत्तर बैंक 2021 कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं इसमें आपको 36 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और 36 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और 5 क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम मतलब वार्षिक एग्जाम में आने का 200% संभावना है। तो यहीं से पढ़ कर जाइएगा। और मार्केट में विभिन्न प्रकार के बुक्स अवेलेबल हैं, तो उनसे आप बचिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन 10 बार पढ़ना है। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। जयशंकर प्रसाद ने खालिस्तान महाकाव्य की रचना की। देखिए ये दोनों महाकाव्य है, कामयानी और पद्मावत दोनों महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा कामयानी। कामयानी जयशंकर प्रसाद जी लिखी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कामयानी। और ये बहुत बड़ा महाकाव्य है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बिहारी की रचना है। बिहारी लेखक है जो आपके पाठ के अंदर से पूछा गया है, तो उनकी रचना कौन सी है, जगत विनोद या बिहारी सतसई। तो इसका सही आंसर होगा बिहारी सतसई इज करेक्ट आंसर। देखिए नाम से स्पष्ट है, बिहारी इनका नाम है, तो बिहारी सतसई इनकी रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिहर और वेदना की कवयित्री है। अच्छे, बिहर और वेदना के बारे में कौन लिखा है। बिहर मतलब क्या होता है, जब कोई किसी से दूर चला जाता है, छूट जाता है, तो उसे बिहर कहते हैं। और जब बिहर को अपने संवेदनाओं से व्यक्त करना ही वेदना कहलाता है। तो इसको कौन लिखा है, बिहर और वेदनाएं नामक पाठ। तो इसका ऑप्शन है महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा जी लिखी हैं, बिहर और वेदना की कवयित्री हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने खाली स्थान को तैरते हुए देखा, हंसों को या मछली को। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक जो जवाब से सही विकल्प देख रहा था, तो उसमें भी इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन्होंने हंसों को तैरते हुए देखा था। देखिए आपका जो हिमालय पर्वत है ना, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो यहीं पर स्थित है। और यही हिमालय पर्वत में क्या बर्फ जमा हुआ, तो बर्फ जमे होने के कारण यहाँ से कई नदियों को उद्गम हुआ है। जैसे मैं बात करता हूँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदी आपकी हिमालय पर्वत से निकली। इसके अलावा गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये 3 बड़ी नदी भी, इनका उद्गम भी हिमालय ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से उद्गम होता है, बहुत ठंडा एरिया रहता है, तो यहाँ पर हंस ना तैरते रहते हैं ज़्यादातर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका डायरेक्ट टेस्ट पूछना चाहिए। क्या पूछेंगे साधु से, धर्म या ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ज्ञान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रिपोतार्ज मूल रूप से खालिस्तान भाषा का शब्द है। तो रिपोतार्ज किसका है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपके सही विकल्प पर डिस्कस किया हूं और इसका सही आंसर ही बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर अगेन मैं आंसर बताता हूँ। फ्रेंच भाषा है रिपोतार्ज, और रिपोतार्ज का हिंदी रूपांतरण होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट वैसे इंग्लिश शब्द है, लेकिन आप समझते हैं वो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट को ही फ्रेंच में रिपोतार्ज कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहानी सम्राट डैश 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 को कहा जाता है। कहानी सम्राट किसे कहा जाता है, तो कहानी सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र जी को। मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत अच्छी कहानी लिखे हैं और बहुत रोचक कहानियाँ लिखी हैं, इस कारण इन्हें कहानी सम्राट कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
साक्षात्कार गद्य की डैश 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 विधा है। तो क्या है, गौण है या मुख्य है? तो इसका सही ऑप्शन होगा गौण। साक्षात्कार, अच्छा साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, इंग्लिश में से आप बोलते हैं, वो गद्य की एक गौण विधा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डैश 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 को हमारे देश के लेखकों ने 16 कला का अवतार कहा जाता है। 16 कलाओं का अवतार किसे कहा जाता है भाई, कृष्ण को या राम को? आपको पता है जब आप कृष्ण लीला देखते हैं तो कृष्ण भगवान ने कई कलाओं में अवतार लिया था। राम जी तो मात्र 2 कला में अवतार लिए थे, एक शिव जी के रूप में और दूसरा खुद एक मानव के रूप में, लेकिन कृष्ण जी मानव के अलावा उन्होंने कई रूप धारण किया था। आप देखते हैं जब किसी का वध करते हैं तो वो कोई और रूप धारण कर लेते हैं, कालियादह में घुसे तो कोई और रूप धारण करके घुसे थे, है ना, आपको पता है ना। तो उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है श्री कृष्ण जी को। द्वैपायन कृष्ण को देश डैश 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 के नाम से जाना जाता है। तो द्वैपायन कृष्ण को महर्षि वेदव्यास द्वैपायन कृष्ण के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम महर्षि वेदव्यास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्वामी रामतीर्थ डैश डैश गए थे। स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे, कहाँ की यात्रा पर गए थे? तो वो जापान की यात्रा पर गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जापान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। परीक्षा कहानी के लेखक हैं। परीक्षा जो आपकी कहानी है, आपके पाठ के बीच से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो खाली स्थान है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है मेरे भाई? तो नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नर्मदा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई की बगिया डैश 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 के फूल खिलते हैं। माई की बगिया में कौन से फूल खिलते हैं, गेंदा के या गुलाब काबली के? तो इसका सही आंसर होगा गुलाब काबली। गुलाब काबली के गेंद फूल माई की बगिया में खिलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निंदा का उद्गम डैश 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 से होता है। निंदा निंदा मतलब क्या होता है, किसी की बुराइयां करना। तो इसका उद्गम हीनता से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हीनता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नकुल की माता का नाम डैश 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 था। नकुल जो नकुल थे ना रामायण महाभारत में, उनके माता का नाम क्या था, कुंती था या माद्री था? तो उनके माता का नाम क्या था, माद्री था। देखिए, आपको रामायण महाभारत और कृष्ण जी की कहानी मतलब कृष्ण लीला, ये तीनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। देखिए, इनसे कई क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और न केवल आपकी कक्षा 10 में बल्कि कक्षा 12 में, और इसके बाद जब आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूवीज तो देखिए साथ में इनको भी देखिए, इनका भी ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि डैश डैश प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 या 2? तो संधि होते हैं 3 प्रकार की। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ध्यान रखना, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि आपको तीनों संधि को अच्छे समझना है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, पंचवटी या माता पिता? तो इसका सही आंसर होगा पंचवटी। पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। अब प्रश्न उठता है, तो फिर माता पिता किस समास का है सर? तो माता पिता है आपकी द्वंद्व समास का। देखो, जब भी कोई 2 चीज जुड़े तो उसे वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भाई और बहन, और लग गया ना, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? और ये ऑप्शन आपका गलत दे दिया है, मिसमैच हो गया है। ऑप्शन मैं आपको खुद दे देता हूँ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिख लो 7 या 8। तो इसका सही आंसर होगा 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, 8 प्रकार के मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएगा। यदि आपको इसका भी समझना है तो आप मुझे बताइएगा, एक अलग से मैं 5 या 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूंगा, बहुत अच्छे समझा दूंगा ताकि आपका कभी गलत नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह खाली स्थान कहलाता है, उद्दीपन या आलंबन? देखिए, ये रस से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आलंबन कहते हैं। तो आलंबन इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोहा और रोला छंद मिलकर के बना है। दोहा और रोला से मिलकर के क्या बनता है, छप्पाई या कुंडलियां? तो इसका सही आंसर होगा कुंडलियां। दोहा और रोला से मिलकर के बनता है कुंडलियां। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता डैश 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 हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन है? आपका ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है
आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पद्माकार के प्रमुख कवियों में से एक हैं, रीतिकालीन या भक्तिकालीन। जो पद्माकार कवि हैं वो ये पूछा है, वो रीतिकालीन कवि हैं या भक्तिकालीन कवि हैं? तो आपके पद्माकार जी रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में खालिस्तान रस की प्रधानता है। देखो ये कविता आप पढ़े होंगे तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या हंसी आता है? नहीं ना, इसमें आपको वीरता प्रकट होती है कविता पढ़ने पर। ठीक है, तो ये किस रस का उदाहरण है? ये है वीर रस का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सूर्यदास डैश 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 के प्रमुख कवि हैं। सूरदास किसके कवि थे? कृष्ण जी के या राम जी के? तो देखो इसके पहले जब मैं सही विकल्प देखा था उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सूरदास जी किसके कवि थे? कृष्ण जी के कवि थे सूरदास जी, मतलब इसका सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कामयानी खालिस्तान है। कामयानी क्या है? एक खंड काव्य है या महाकाव्य है? और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी कामयानी लिखे थे और ये एक क्या है? महाकाव्य है। देखिए यहीं से आपको आंसर मिल गया ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाकाव्य। ये इसका सही आंसर होगा महाकाव्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। श्रृंगार रति का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस, सॉरी मैं रति बोल दिया, सॉरी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार का होता है रति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर भी पूछा जा चुका है सही विकल्प में। तो आधुनिक मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा जी को। इसका सही आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है और आपके पास है गजानन या पंचवटी। तो द्विगु समास का सही उदाहरण होगा आपका पंचवटी, यही इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पद्माकर डैश 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 के प्रमुख कवि में से हैं, भक्तिकालीन या रीतकालीन? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रीतकालीन। ये देखिए ये क्वेश्चन यहीं पर पूछा गया है, ये 23 में पूछा गया है ना। ये मतलब जो क्वेश्चन आपसे रिपीट हो रहा है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। और वाकई ये इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही पढ़ के जाइए ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर वैसे फोकस तो सभी करना है यार। मैं कितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके पास, 36 लेकर के आया हूँ छांट के, तो फोकस तो सभी में करना है, लेकिन जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आने का आपका 99% चांस बढ़ा देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नर्मदा का उत्सव कुंड से थोड़ा सा डैश 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 चलने पर माई की बगिया है। ऊपर है या नीचे है? देखिए जब नर्मदा नदी का जहाँ से उद्गम होता है ना, और वहाँ से जब थोड़ी ऊपर जाएंगे मतलब आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा माई की बगिया। आपको यदि समय मिले तो एक बार अमरकंटक जरूर घूमिएगा, और जो अमरकंटक घूमा है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूरा अमरकंटक के बारे में बताएगा, वो कहाँ कहाँ अमरकंटक में घूमने गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रसोई घर खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो रसोई घर किस समास का उदाहरण है? तो रसोई घर है, ऑप्शन में है तत्पुरुष और कर्मधारा है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? तत्पुरुष समास का उदाहरण है रसोई घर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नीति काव्य डैश 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 जीवन में व्यवहार को डैश 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 बनाने में आधार है। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में से एक पहले भर देंगे आप और एक को बाद में भरेंगे। तो नीति काव्य सुगम जीवन व्यवहार को दुर्गम बनाने का आधार है, ये इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कलकत्ता में खालिस्तान फैला था, प्लेग या पीलिया? तो देखो भाई प्लेग एक इतनी खतरनाक बीमारी थी जैसे आपका कोरोना वायरस कोविड-19 भी फैला हुआ है, ठीक वैसे ही 90 के दशक में प्लेग फैला हुआ था, और पूरे न केवल कलकत्ता बल्कि पूरे भारत देश और इसके साथ तो पूरे विश्व में प्लेग ने तबाही मचाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेग। पीलिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है यार, पीलिया तो आप खुद घर में भी आप जाते हैं तो तांत्रिक के यहाँ भी चले जाते हैं तो वो भी आपको पीलिया ठीक कर देता है, लेकिन प्लेग मुश्किल रहता है, इसके लिए वैक्सीन वाला था, लेकिन कोरोना महामारी जैसे तो नहीं फैला था, उससे कम फैला था, लेकिन ये भी एक खतरनाक बीमारी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है, 1900 या 1850? तो इसका सही आंसर होगा 1900 संवत जैसे ही आया मतलब सन 1900, तो सभी कवि ने आधुनिक हिंदी पर कविता लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जब 1900 के बाद जितने भी आप कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें आपके देश प्रेम, बलिदान, त्याग, ये जब भी कविता आपको मिले तो आप समझ जाइएगा ये आधुनिक हिंदी कविता है। और यदि थोड़ी आपको बहुत सैड सा मिले, ओल्ड मिले, किसी की यादों पर पत्र लिखा जैसे कुछ मिले, समझ जाइएगा ये 19 सदी के बाद का है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा इसके लिए एक
छोटा सा थोड़ी और मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, जब आधुनिक हिंदी कविता लिखना प्रारंभ हुआ ना, तो इनमें से कई कवियां जो अपने लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों को देश से निकालने का प्रयास किया। देखिए, बहुत से लोग तो आंदोलन किए, लेकिन बहुत से कवि आंदोलन नहीं किए, वो आंदोलन की लिखने का, लिख के कविता लिख करके वो आंदोलन किए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। आप जब भी कभी अपना सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत से कवियों ने यह आंदोलन में भाग लिया था, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए और बहुत अच्छी कविता लिखे, और उन कविता के माध्यम से भी अंग्रेजों को उन्होंने चोट पहुंचाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रिपोर्ताज मूल रूप से खालिस्तान भाषा का शब्द है। देखिए, अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका इंग्लिश वर्ड होता है रिपोर्ट, तो अंग्रेजी शब्द क्या होगा? रिपोर्ट। तो इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन थे पूरे कवर कर लिए 36 क्वेश्चन, और इन्हीं में से आपका 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में और 5 क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में आने हैं, तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। और जब भी और यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच।